मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका बीए सेकेंड सेमेस्टर का जो पेपर होता है हिंदी साहित्य का, कहानी और उपन्यास, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो अति लघुतरात्मक प्रश्नोत्तरी आती है आपके सामने, वो सब मैं लेकर आया हूँ। टॉप प्रश्न आपको करा के आया हूँ। तो इसमें दो टाइप के प्रश्न आते हैं अति लघुतरात्मक में। एक आते हैं बिल्कुल छोटे, जैसे लेखक का नाम क्या हो गया, विषय मुख्य विषय क्या हो गया, एक तो ये वाले आते हैं। और एक में आपको क्या होता है, थोड़ा बड़े लिखने पड़ते हैं कि मुख्य संदेश क्या है, चरित्र चित्रण बताना पड़ता है। तो दोनों टाइप के प्रश्न मैं आपको इसमें करवा दूंगा। एकदम डीप रिसर्च करके मैं आपके सामने चीज़ें लेकर आया हूँ। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ऑब्जेक्टिव टाइप जो छोटे वाले प्रश्न आते हैं ना, जी कि भाई इनका लेखक का नाम क्या, वो वाले पहले करवा दूंगा, फिर अपन बड़े वाले प्रश्न भी साथ के साथ देख लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। तो उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, चंद्रघर शर्मा गुलेरी हैं। तो उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, चंद्रघर शर्मा गुलेरी हैं, वो उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। समझ में आ गया आपको। अगले वाला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी का मुख्य विषय क्या है। तो उसने कहा था कहानी का मुख्य विषय क्या है, प्रेम, कर्तव्य और बलिदान पर यह कहानी है, वो उसका मुख्य विषय है। क्या है, प्रेम, कर्तव्य और बलिदान पर उसने कहा था कहानी है, वो लिखी गई है। अगले वाले पॉइंट की बात, 3 नंबर प्रश्न की बात करूं, ये छोटे वाले हैं, फिर अपन बड़े वाले जो थोड़े अति लघुतरात्मक में भी 30-40 लाइन लिखने वाले आते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। 3 नंबर प्रश्न है, पूस की रात के लेखक कौन है। तो आपको पता है पूस की रात जो कहानी है उसके लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद है, वो पूस की रात कहानी के लेखक हैं। 4 नंबर प्रश्न की बात करूं, पूस की रात कहानी किस वर्ग की पीड़ा को चित्रित करती है। तो किसको करती है, गरीब किसान वर्ग है, उसके उस वर्ग को। जब आपको पता है हल्को वो कौन होता है, एक गरीब किसान है, वो होता है जिसके ऊपर ये कहानी लिखी गई है प्रेमचंद के द्वारा। तो ये किसको दिखाती है, जो गरीब किसान वर्ग है उसकी जो उत्पीड़न हो गया, उसका जो शोषण हो गया, जो समाज के द्वारा जो जिस तरीके से संघर्ष करता है और सहनशील व्यक्ति होता है किसान वर्ग, उसके बारे में दिखाया गया है। अगले वाला पॉइंट, आकाशदीप कहानी किसने लिखी है। तो आकाशदीप कहानी किसने लिखी है, जय शंकर प्रसाद के द्वारा आकाशदीप कहानी है वो लिखी गई है। अगले वाला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न, आकाशदीप में कौन सी भावना प्रधान है। तो आकाशदीप कहानी में आपको किस तरीके भावना मुख्य रूप से देखने को मिलती है, त्याग और आदर्श प्रेम है, वो इस कहानी में आपको देखने को मिलता है। तो कौन सी भावना उसमें मुख्य रूप से बताई गई है, त्याग की भावना इस कहानी के माध्यम से पता चलती है, और आदर्श प्रेम कैसा होता है इस बारे में आपको पता चलता है। अगले वाले 7 नंबर प्रश्न की बात करूं, पर्दा कहानी के लेखक कौन है। तो पर्दा कहानी है, इसके लेखक कौन है, यशपाल हैं, वो पर्दा कहानी के लेखक हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लेखक वाला प्रश्न जरूर से हर बार आता है, एक या दो प्रश्न जरूर से आते हैं। तो आपको इनमें से एक प्रश्न जरूर देखेगा, जो मैं करा रहा हूँ ना ऑब्जेक्टिव टाइप के जितने प्रश्न कर रहा हूँ, देखना आप एक ना एक प्रश्न इनमें से जरूर देखने को मिलेगा आपको। पर्दा कहानी का लेखक कौन है। तो कौन है पर्दा कहानी के लेखक, यशपाल हैं, वो पर्दा कहानी के लेखक हैं। अगले वाला प्रश्न है, पर्दा कहानी किस सामाजिक विषय पर आधारित होती है। तो पर्दा कहानी किस सामाजिक विषय पर आधारित है, नारी स्वतंत्रता और पर्दा प्रथा की आलोचना पर। तो जो महिलाएं होती हैं उनको पता है आपको जो पर्दा करके रखना पड़ता है, तो उसी पर कटाक्ष और व्यंग्य साहित्य की रचना की गई है। पर्दा कहानी के माध्यम से समाज की वास्तविकता को बताने की कोशिश की है कि कैसे महिलाओं को पर्दे के माध्यम से उनको घर तक सीमित रख लिया जाता है। समझ में आ गया आपको। ये एक चरित्र चित्रण, मतलब एक तरीके का चित्रण दिखाया गया पर्दे को, जिस समय जो महिलाओं को घर में सीमित रख लिया जाता है, उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है, उसके रूप में उसको चित्रित किया गया है। समझ में आ गया आपको। अगले वाला है, राजा निर्बसिया कहानी के लेखक कौन है। तो कमलेश्वर हैं, वो राजा निर्बसिया कहानी के लेखक हैं। तो कौन है, कमलेश्वर हैं, वो राजा निर्बसिया कहानी के लेखक हैं। अच्छे से करके जाना आपको इसको, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले वाले प्रश्न की बात करूं, राजा निर्बसिया कहानी के मुख्य पात्र कौन है। तो कौन है, बूढ़ा बाप, जिसे समाज राजा निर्बसिया कहता है। तो इस कहानी के मुख्य पात्र कौन है, राजा निर्बसिया के एक बूढ़ा बाप है, जिसे समाज क्या कहता है, राजा निर्बसिया के नाम से जानते हैं उसको, वही क्या है, इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। अगले वाला पॉइंट है, गदल कहानी किसने लिखी है। तो गदल कहानी वो किसने लिखी है, राघव के द्वारा लिखी गई है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट।
अगले वाले पॉइंट की बात करूं, गदल कहानी किस सामाजिक समस्या को उठाया गया है? छुआछूत और जातिगत भेदभाव को गदल कहानी के माध्यम से बताया गया है। तो गदल नाम की एक क्या होती है, महिला होती है इसके अंदर, जो क्या करती है आपको पता है, वो मंदिर के अंदर जाती है तो पंडित कहता है, दलित महिला होती है तो वो उसको कहता है कि भाई तुम मंदिर में नहीं जा सकती, दलितों के लिए मंदिर का प्रवेश वर्जित है। तो वो कहती है कि भगवान है वो सिर्फ तुम्हारे नहीं, भगवान सबके हैं, भगवान पर किसी एक जाति धर्म और समाज का कोई अधिकार नहीं हो सकता, भगवान सबके हैं। तो यही है जो राघव है, इनके द्वारा छुआछूत और जातिगत भेदभाव पर यह कहानी लिखी गई है। अगले वाला पॉइंट है, सिक्का बदल गया की लेखिका कौन है? तो कृष्णा सोबती है, वो सिक्का बदल गया कहानी की लेखिका है। तो कौन है? कृष्णा सोबती हैं, वो सिक्का बदल गया कहानी की क्या है, लेखिका है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, आपको देखने को मिलेगा एग्जाम के अंदर ये वाला पर्सन। सिक्का बदल गया कहानी के मुख्य विषय कौन है? तो विभाजन के समय बदलते मानवीय मूल्य हैं, उसमें वो क्या है, सिक्का बदल गया कहानी के प्रमुख विषय हैं। तो समझ में आ गया आपको, विभाजन के समय में जैसे जैसे जो लोगों की भावनाएं बदल रही थी, लोगों ने समाज के अंदर एक दूसरे हिंसा फैल गई थी, धर्म के आधार पर एक दूसरे को मारकाट मचा हुआ था, तो वही चीज़ है विभाजन के समय में, जैसे ही विभाजन होता तो सिक्का, जो लोग एक साथ मिलजुल कर रहते थे वही लोग एक दूसरे के दुश्मन बदल गए, ये बताया गया है। अगले वाला प्रश्न है, तिरछी कहानी के लेखक कौन है? तो तिरछी कहानी के लेखक कौन है? उदय प्रकाश है, वो तिरछी कहानी के लेखक हैं। अगले वाला पॉइंट है, तिरछी कहानी का प्रमुख प्रतीक क्या है? तिरछी कहानी का प्रतीक है डर और सत्ता का आतंक। तो आपको पता है कि जो यहाँ पर ये कहानी बताई गई है, इसके अंदर दो कहानी में डर और सत्ता है, उसका किस प्रकार से आतंक है उसके बारे में बताया गया है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये सारे के सारे आपके छोटे वाले प्रश्न थे। अब मैं आपको कराऊंगा बड़े वाले प्रश्न, जो आपके जो बड़े प्रश्न आते हैं ना, आपको लगभग 30 से 40 वर्ड में लिखना पड़ता है। एक तो ये टाइप के प्रश्न आते हैं अति लघु उत्तरार्थ में, एक में लेखक या छोटे वाले प्रश्न आते हैं ऑब्जेक्टिव, वो तो दोनों ही करवा रहा हूँ, आप अच्छे से करना है इनको। इससे पहले मैं आपको काफ़ी बच्चों का सवाल रहता है कि सर हमें क्या कि सॉल्यूशन की पीडीएफ चाहिए, जो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हो ना, तो वहाँ पर क्या वो कहाँ पर मिलेगी? तो वो आपको हमारे चैनल जो यूट्यूब टेलीग्राम चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन में आप जैसे ही क्लिक करोगे तो उस पर क्लिक करते आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुँच पाओगे। जैसे ही हमारे यूट्यूब चैनल टेलीग्राम चैनल पे आपने क्लिक किया तो ऐसे टेलीग्राम चैनल पे आप आ जाओगे। तो यहाँ पर आप जैसे ही ऊपर आओगे थोड़ा सा, तो यहाँ पर आपको एक पीडीएफ देखने को मिलेगी, बीए सेकंड सेमेस्टर हिंदी लिटरेचर गेस्ट पेपर प्लस सॉल्यूशन की। समझ में आ गया आपको? इस पर आपको क्लिक कर लेना है, या फिर आपको यहाँ पर आना है, फाइल वाले सेक्शन में आपको हिंदी लिटरेचर सर्च करना है। तो यहाँ पर देखो ये पहली पीडीएफ जो खुल के आ रही है, बीए सेकंड सेमेस्टर हिंदी लिटरेचर गेस्ट पेपर प्लस सॉल्यूशन के नाम की। तो ये वाली आपको जो वाली पीडीएफ है इसको डाउनलोड कर लेना है और पढ़ लेना है। इस पीडीएफ में आपको सारा का सारा सॉल्यूशन है वो देखने को मिल जाएगा। देख सकते हो आप, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इनके सारे सॉल्यूशन करा रखे हैं। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो इस पीडीएफ को लास्ट में पढ़कर चले जाना। साथ के साथ काफ़ी बच्चों को सर अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा, तो आप एक क्लास बता दो जो इसके साथ हम पढ़ जाएं निबंधात्मक प्रश्नों की। तो इसके लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे आ जाना है, यूनिवर्सिटी चैंपियन। वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे आना है। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जैसे आओगे, यहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी, बीए सेकंड सेमेस्टर हिंदी साहित्य। बीए सेकंड सेमेस्टर की जो हिंदी साहित्य की है, या इस प्लेलिस्ट का लिंक वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको आप जाकर देख लेना। और यहाँ पर एक दो क्लासें आपको देखने को मिलेंगी। एक तो बीए हिंदी कहानी व उपन्यास की मास्टर क्लास नंबर 1 है, ये वाली आपको देखनी है। ये आपको निबंधात्मक प्रश्न के काम आएगी। साथ के साथ जो आपका गद्य लिखना पड़ता है, जो आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है ना कहानियों को, उसके प्रसंग व्याख्या के लिए आपको ये वाली क्लास पढ़नी है। और अगर आपके जो कुछ निबंधात्मक प्रश्न बाकी के मैंने मास्टर क्लास नंबर 2 में करा रखे हैं, तो आपको ये क्लास देख के चले जानी है। बाकी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पर कर रखे हैं। इस प्लेलिस्ट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। उसने कहा था कहानी के जो मुख्य संदेश क्या होता है? तो आपको पता उसने कहा था इसमें लैना सिंह का जो कैरेक्टर है वो देखने को मिलता है, पात्र देखने को मिलता है। तो वो कहानी किस पर है? प्रेम, बलिदान और कर्तव्य निष्ठ पर आपको देखने को मिलती है। जिसमें लैना सिंह है वो अपनी प्रेमिका की बेटे की रक्षा हेतु अपने जो युद्ध में जान की बाजी भी लगा देता है। तो यही कहानी दर्शाती है कि उसका प्रेम था वो क्या था? निस्वार्थ भाव था, निस्वार्थ भाव का प्रेम था। उसके प्रेम में किसी भी प्रकार की आपको क्या देखने को नहीं मिलती है? कोई भी प्रकार का स्वार्थ नहीं देखने को मिलता है।
अगला है भावना सिंह का चरित्र चित्रण कीजिए। तो लैना सिंह है वो एक बहादुर और कर्तव्यनिष्ठ व भावुक सैनिक है। मतलब वो क्या होता है, एकदम मतलब कर्तव्यनिष्ठ है। उसने अपनी बचपन में अपनी प्रेमिका से वादा किया था जब वो छोटा था, तब उसने कहा था, उसने उससे पूछा था कि भाई तू मेरे लिए क्या कर सकता है। उसकी प्रेमिका ने उससे पूछा था कि तू मेरे लिए क्या कर सकता है, तो उसने कहा था कि मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूँगा। समझ में आ गया। फिर क्या होता है, उसका आगे जाकर उसकी शादी उससे नहीं होती है, उस शादी और किसी और से हो जाती है, और लैना सिंह वो आर्मी में लग जाता है। तो उसका जो पति है, सॉरी उसमें बेटा बता दिया था पहले वाले में, उसका पति है वो भी आर्मी में होता है, और उसको पता चलता है कि वो उसकी प्रेमिका उसकी शादी इस अफसर से हुई है। तो उसको बचाने के लिए वो अफसर है, उसको गोली लग रही होती है, उसमें वो आगे आ जाता है और वो गोली खुद खा लेता है, और वो उसका अफसर उसकी प्रेमिका के पति को बचा लेता है। तो यही है, वो अपने निस्वार्थ प्रेम को बचाने के लिए उसने अपने प्राणों की आहुति भी दे दी थी। तो इसका चरित्र आदर्श प्रेम और बलिदान का प्रतीक है। तो आपको जो मैंने कहानी बताई है आपको ये बता देना है। अगले वाला है पूस की रात कहानी का मुख्य विषय क्या है। तो आपको पता है पूस की रात की जो कहानी है, इसमें जो भारतीय किसान वर्ग है उसकी गरीबी की असहायता और प्रकृति से संघर्ष का चरित्र करती है। मतलब ये जो कहानी है, ये जो हमारे समाज में जो किसान वर्ग होता है उसमें जो गरीबी है, असहाय है, मतलब वो चीज़ों को आप इतना असहाय, इतनी गरीबी देखने को मिलती है कि जहाँ हल्कू है वो अपना कंबल खरीदना चाहता था सर्दी से बचने के लिए, लेकिन उसको कंबल नहीं खरीद के साहूकार का उसने कर्जा चुकाया था। समझ में आ गया। और हल्कू ने ठंड से बचने के लिए खेत की रखवाली छोड़ दी थी। इससे क्या हो जाती है, उसकी फसल नष्ट हो जाती है। यह कहानी ग्रामीण जीवन की त्रासदी का उजागर करती है। तो यही है किसान वर्ग की जो फसल नष्ट होने को किस किस तरीके से दिखाया गया कि किसान वर्ग है वो हर तरीके से पीड़ित होता है, साहूकार के कर्जे से। ये समाज है वो उसका जो कठिन मेहनत करता है, जो कठिन मेहनत करता है उसको ये समाज है, ये साहूकार सरकार, ये जो समाज है उसकी मेहनत को क्या कर जाते हैं, ऐसे ही नष्ट कर देते हैं। तो यही इसमें दिखाया गया है। अगले वाला प्रश्न है हल्कू के जीवन की क्या विडंबना थी। तो हल्कू ने जो ठंड से बचने के लिए कंबल खरीदता है रात को रखवाली करने के लिए, लेकिन क्या होता है वो रखवाली करते करते ही बीच में सो जाता है और उसकी फसल है वो क्या कर देते हैं, सुअर नष्ट कर देते हैं। तो यही स्थिति है, उसकी गरीबी और बेबसी को दिखाती है, जिससे छोटी रात भी भारी नुकसान का कारण बन जाती है। तो क्या होता है, एक रात आती है पूस की रात जिसमें बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही होती है। तो हल्कू क्या करता है, उस ठंड से बचने के लिए उसके पास कंबल तो थी नहीं, तो उसके कुत्ते के पास, जो उसका कुत्ता होता है उसके पास, वो आग जलाकर क्या थोड़ी देर बैठ जाता है आराम करने के लिए। लेकिन उसकी आँख लग जाती है, जैसे आँख लगती है तो वो सो जाता है, और गर्मी के कारण क्या उसको अच्छी गहरी नींद में सो जाता है। तो सुअर आते हैं और सारी उसकी फसल नष्ट कर देते हैं। तो यही चीज़ है, और फिर फसल नष्ट करते हैं तो उसे फिक्र होती है कि भाई साहूकार का कर्जा भी चुकाना था उसको, ये सब चीज़ है। तो यही चीज़ है, इन सब चीज़ों ने क्या दिखाई है, जो किसान वर्ग है उसकी गरीबी और बेबसी को दिखाया गया है। अगले वाला प्रश्न, आकाशदीप कहानी का प्रतीकात्मक अर्थ प्रकट कीजिए। तो आकाशदीप कहानी है आत्मा की ज्योति, सद्भावना और पवित्र प्रेम का प्रतीक है। ये कहानी आत्मीय प्रेम और त्याग को दिखाती है। तो आपको पता आकाशदीप कहानी है, ये कोई भी जो प्रेम से संबंधित पवित्र प्रेम की कहानी है उससे संबंधित है। इस कहानी में कोई भी व्यक्ति है उसके आत्मीय प्रेम मतलब कि एक शारीरिक प्रेम से नहीं होकर आत्मा से प्रेम मतलब रूह से प्रेम को दिखाया है। वो किसी स्त्री के साथ शारीरिक संबंध की जगह आत्मिक संबंध स्थापित करता है। तो वो कोई भी शारीरिक संबंध को ज़्यादा महत्व नहीं देकर किसी भी प्रकार के जो आत्मिक संबंध होते हैं, भावनात्मक संबंध होते हैं, उनको ज़्यादा महत्व देते हैं, जिससे वह आकाशदीप रूपी प्रकाश बन जाती है। और यही भावना उसकी क्या बन जाती है, आकाशदीप रूपी प्रकाश बन जाती है। अगले वाला प्रश्न, आकाशदीप कहानी में लेखक के प्रेम की प्रकृति कैसी है। तो आकाशदीप जो ये कहानी है इसमें जो उसका प्रेम है वो कैसा, पवित्र व आध्यात्मिक है। वह नारी के देह से ऊपर उठकर, देह से मतलब शरीर से ऊपर उठकर उसकी आत्मा से प्रेम करता है। तो किससे करता है, वो शारीरिक संबंध बनाने के बजाय जो आध्यात्मिक व आत्मिक प्रेम बनाने पर ज़्यादा उसका यहाँ पर जोर दिया गया है। इस कहानी में वो प्रेम, त्याग, श्रद्धा और समर्पण पर आधारित है। तो ये कहानी है, ये प्रेम हो गया, प्रेम में उसका त्याग हो गया, समर्पण हो गया, इस पर आधारित है, जो कोई भी इंसान को आत्मीय शांति और सौंदर्य का अनुभव कराती है। तो यही चीज़ कोई भी व्यक्ति को क्या दिखाती है, उसके अंदर की जो आत्मिक शांति हो गई और सौंदर्य प्रेम को दिखाती है।
अगले वाला प्रश्न है, पर्दा कहानी में पर्दा किसका प्रतीक है? तो इस कहानी में पर्दा है जो रूढ़ियों, जो प्राचीन समय से चली आ रही परंपराओं का, झूठे सम्मान का और स्त्री की आज़ादी के बंधन का प्रतीक है। तो आपको पता है जो कितने बहुत पुराने समय से जो प्रचलित परंपरा चली आ रही है पर्दा प्रथा की, वो कोई भी जो समाज है उसमें झूठे सम्मान की और स्त्री की आज़ादी का बंधन है। तो पर्दा इसमें किस प्रतीक में दिखाया गया है? इसमें दिखाया गया है कि महिलाओं को समाज में आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, उसे पर्दे के पीछे घर में रखा जाता है, साथ के साथ शिक्षा के अवसर नहीं दिए जाते हैं, समाज में आगे बढ़कर काम करने के मौके नहीं मिलते हैं। तो पर्दा है वो उसकी आज़ादी का बंधन के रूप में दिखाया गया है। ये कहानी समाज में स्त्री पर थोपे गए पर्दे पर सवाल के घेरे में लाती है। तो ये कहानी क्या दिखाती है कि जो महिलाओं को पर्दे के पीछे रखा जाता है, इस सवाल पर इस पर आप उसको सवाल के घेरे में लाती है और वह उसके आत्मसम्मान की स्वतंत्रता की बात करती है। साथ के साथ ये क्या दर्शाता है? उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाली बात है। तो अगले वाला पार्ट है, पर्दा कहानी में महिला पात्रों का संघर्ष किससे है? तो जो पर्दा पात्र है इसमें संघर्ष है वो समाज की रूढ़ियाँ हो गई, पारिवारिक दबाव हो गए और झूठे नैतिक मूल्यों से है। तो ये जो पात्र है, ये जो कहानी का पात्र है पर्दा कहानी का, इसमें जो संघर्ष है, जो रूढ़ियों, जो इतने दिन से जो समाज में संघर्ष चला आ रहा है, और साथ के साथ जो महिलाओं को पारिवारिक दबाव होता है उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, और जो झूठे नैतिक मूल्य हैं, झूठे हमारी सामाजिक संस्कृति के चक्कर में महिलाओं को क्या कर दिया जाता है? उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, पर्दे के पीछे रखा जाता है। वह अपने स्वाभिमान और अधिकार के लिए आवाज़ उठाती है। तो इस कहानी की जो पात्र है वो अपने स्वाभिमान के लिए, मतलब अपने आत्मसम्मान की लड़ाई के लिए, अपने अधिकारों के लिए क्या करती है? आवाज़ उठाती है, जो यशपाल के विरोधी न्यारी विमर्श को स्पष्ट करती है। तो यही है, ये इस जो यशपाल हैं, जो इस कवि का लेखक हैं इस कहानी के, वो नारी के जो विद्रोह स्वभाव को इस कहानी के माध्यम से उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है कि महिलाओं को भी समाज में आगे बढ़कर काम करने के मौके दिए जाएं। अगले वाला प्रश्न है, राजा निर्बसिया कहानी के केंद्रीय विचार क्या है? तो राजा निर्बसिया कहानी है, इसका केंद्रीय विचार क्या है? ये कहानी सामाजिक विडंबना और टूटते मानवीय संबंधों पर आधारित है। तो ये कहानी है, ये समाज के अंदर जो आज के समय जो अपने मानवीय संबंध हैं, लोगों के आपस में जो विचार नहीं मिलते हैं, उस पर आधारित है। एक वृद्ध कलाकार समाज को तिरस्कृत होकर भी अपने मान सम्मान के लिए जीता है। तो इसमें बताया गया है कि एक बूढ़ा जो कलाकार होता है ना, वो समाज से अपना मान सम्मान खोकर भी समाज से अगर उसको निकाल भी दे, लेकिन फिर भी वो अपने मान सम्मान के लिए, अपने अधिकारों के लिए जीता है। राजा निर्बसिया एक प्रतीक है जो ऐसे व्यक्तित्व को जो अकेला होकर भी गरिमा बने हुए। तो इसमें ऐसे प्रतीक के रूप में दिखाया गया है जिसे समाज ने तिरस्कार कर दिया है, समाज से उसको बाहर निकाल दिया है, लेकिन फिर भी वो अकेला रहकर भी अपने आत्मसम्मान, अपने मान सम्मान का जीवन जी रहा है, गरिमापूर्ण जीवन जी रहा है, फिर भी वो लोगों के चाटुकारिता में नहीं करता है। अगले वाला प्रश्न है, राजा निर्बसिया पात्र का चरित्र विश्लेषण कीजिए। तो राजा निर्बसिया है वो आत्म सम्मान से भरा हुआ वृद्ध व्यक्ति है। मतलब राजा निर्बसिया वो कौन है? एक आत्म सम्मान है उसके अंदर, उससे भरा हुआ, मतलब एक वर्ड है जो भले ही तिरस्कृत है, जिसे चाहे समाज ने बाहर निकाल दिया है, फिर भी वो अपनी कला और गरिमा को नहीं छोड़ता है। फिर भी वो क्या करता है? अपनी कला है, उसकी जो साहित्य कला, उसको नहीं छोड़ता है और अपने गरिमा को नहीं तोड़ता है। वह टूटे संबंध और सामाजिक अनदेखी के बावजूद एक आदर्श रूप में सामने आता है। वो जो उसके संबंध हैं जो टूट गए हैं समाज से, और समाज जो उसको तिरस्कार कर रखा है, उसके बावजूद भी वो क्या करता है? एक आदर्श रूप में उसको दिखाई देता है। गदर कहानी में जातिवाद का चित्रण कैसे हुआ है? तो गदर कहानी में जो जातिवाद है उसको दिखाया गया है। मैंने बताया था गदर नाम की एक महिला है जो कहाँ से आती है? वो दलित समाज में आती है, और वो क्या होती है? मंदिर में जाना चाहती है, तो पुजारी उसको रोकता है, तो वो क्या कहती है कि सिर्फ मंदिर पर, जिस पे ये भगवान पर सिर्फ तुम्हारा भी अधिकार नहीं है। तो यही है जातिवाद का इसमें चरित्र चित्रण किया गया। तो गदर कहानी से जातिवाद, मानसिकता और सामाजिक भेदभाव पर करारा प्रहार किया गया। तो इस कहानी के माध्यम से जो जातिवाद की जो मानसिकता है और सामाजिक भेदभाव है, इस पर क्या क्या बहुत ही कड़ा प्रहार किया गया है। नायक एक नीची जाति की गदर महिला से प्रेम करता है, लेकिन समाज उसे स्वीकार नहीं करता है, और कहानी में सामाजिक क्रांति और मानवीय संबंधों की सच्चाई को उजागर किया गया है।
गदर की चरित्र कैसे प्रेरणादायक है? तो कैसा है? गदर निडर, सजीव और स्वाभिमान स्त्री है। वह प्रेम में ईमानदार है और सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध पहचान बनाई हुई है। उसका साहसी व्यवहार और आत्मसम्मान उसे एक सशक्त महिला पात्र बनाता है। तो गदर कैसी है? वो एक निडर व सजीव व स्वाभिमान वाली स्त्री है। वह प्रेम में ईमानदार है और सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अपनी पहचान बनाए रखती है। उसका साहसिक व्यवहार और आत्मसम्मान उसे एक सशक्त महिला का क्या पात्र बनाता है। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ें। सिक्का बदल गया शीर्षक का प्रतीकात्मक अर्थ बताइए। तो इस शीर्षक का अर्थ है सामाजिक और पारंपरिक संबंधों के मूल्यों में परिवर्तन। समझ में आ गया? तो इसका क्या क्या अर्थ है कि सामाजिक और जो पारंपरिक जो संबंध और मूल्यों में परिवर्तन किया गया है वो दिखाया गया है। कहानी दर्शाती है कि समय के साथ इंसानी सोच, रिश्ते और व्यवहार कैसे बदलते हैं और पुराने मूल्य कैसे टूटते हैं। तो देखो मैं बताता हूँ क्या होता है। सिक्का बदल गया में क्या होता है, जैसे भारत का विभाजन होता है तो जो लोग एक साथ रहते थे, जो लोग एकजुट रहते थे, सारे जाति धर्म वर्ग के लोग, जैसे विभाजन होता है तो आपको उनमें धार्मिक विभाजन देखने को मिलता है। जो लोग कल एक थाली में खाते थे वही लोग एक दूसरे को मारने काटने पर तुल जाते हैं। तो इसी कहानी में यही दिखाया गया है। कहानी में बस यही दिखाया गया है कैसे वक्त के साथ इंसान की सोच, रिश्ते और व्यवहार में बदलाव आता है और पुराने जो मूल्य होते हैं वो टूट जाते हैं। तो ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला अच्छे से पढ़ जाना इसको भी। अगले वाला है सिक्का बदल गया, कहानी का मुख्य संदेश क्या है? तो ये कहानी रिश्तों की दरार और मानवीय मूल्यों के हास व स्वार्थी सोच पर करारा व्यंग्य करती है। ठीक है, कहानी में समय के साथ बदलते संबंधों की संवेदना खो जाती है और रिश्ते भी सिक्के की तरफ बदल जाते हैं। तो मैंने बताया था ना कि जो लड़ाई वगैरह होती है, जो युद्ध मतलब देश का विभाजन होता है, बताया गया है कि जो रिश्ते कल तक एक दूसरे के साथ रहते थे उन रिश्तों में दरार आ जाती है। कैसे मानवीय मूल्य, कैसे मानवता है वो तार तार हो जाती है। कैसे लोग अपने स्वार्थ के लिए क्या कर सकते हैं, मानवता को पीछे छोड़कर, अपने रिश्तों को पीछे छोड़कर एक दूसरे को मारने काटने पर तुल जाते हैं। तो इसी पर क्या एक व्यंग्य दिखाया गया है। ये कहानी बताती है कि समय के साथ जो संबंध है वो भी बदल जाते हैं और उनकी भावनाएं भी बदल जाती हैं। तो ये कहा गया है कि जो रिश्ते हैं वो सिक्के की तरह बदलते रहते हैं। तिरछी कहानी में भय का चित्रण कैसे किया गया है? तो कैसे किया गया है? तिरछी कहानी में इसमें भय का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है। तिरछ एक प्रतीक है जिसमें बाल्यावस्था में डर, असुरक्षा व समाज की विकृतियां हैं। लेखक डर को की मानसिक स्थिति के रूप में प्रस्तुत करता है जो जीवन भर पीछा करता है। तो इस कहानी में जो डर है उसको मनोवैज्ञानिक बताया गया है। उसमें बताया गया है कि बाल्यावस्था में अगर किसी बच्चे को डर लगता है, जो समाज के अंदर विकृतियाँ होती हैं वो इंसान को उसके मन में रच बस जाता है और वो जीवन भर उसका पीछा नहीं छोड़ता है। तो चलो ये मैंने करवा दिया आपको। अब आपके उपन्यास से 2-3 प्रश्न करवा देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। अगले वाला प्रश्न है, ग्लोबल गांव के देवता की कहानी का मुख्य विषय क्या है? तो ग्लोबल गांव के देवता हैं उसका जो मुख्य विषय क्या है? ग्लोबलाइजेशन है। मतलब जो भूमंडलीकरण, मतलब क्या सारे वैश्वीकरण है। आज के समय हमारा जो समाज है वो पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। पश्चिमी सभ्यता हो गई, पश्चिमी संस्कृति हो गई, सभ्यता हो गई, खान पान हो गया, वो सब हम अपनाए हुए हैं। तो इस पे उसका जो प्रभाव है, जो ग्रामीण समाज है, आदिवासी संस्कृति है और जो जीवन शैली है उस पर कैसे उसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है ये दिखाया गया है। ये दिखाता है कैसे आधुनिक विकास आदिवासियों के विकास का कारण बनता है। तो कैसे वहाँ पर क्या है, जो लोग विकास के नाम पर खनन करने के लिए आते हैं उस गांव के अंदर, उनके विकास के नाम पर उनके घरों को उजाड़ दिया जाता है। तो इस कहानी में यही दिखाया गया है। उनके देवी देवता, जंगल और जीवन मूल्य को खत्म होते जा रहे हैं। तो उसमें यही दिखाया गया है कि उनके जो आधुनिक विकास के नाम पर उनके देवी देवता हैं, जंगल है और मूल्यों का क्या होता जा रहा है, नष्ट होते जा रहे हैं। अगले वाला प्रश्न है, देवता शब्द का प्रतीकात्मक अर्थ इस कहानी में क्या है? तो इस कहानी में देवता उन पारंपरिक मूल्यों, विषयों की और प्रकृति के प्रतिनिधित्व करता है जो आदिवासी समाज का क्या है, पूजनीय है। तो होगा आपको आदिवासी जो समाज है उनके लिए जो उनके देवता कौन होते हैं, जंगल होते हैं। तो यही बताया गया है कि तो देवता उनके जो विषय है, विश्वास है, जो जंगल के प्रति, समाज के प्रति, एक दूसरे के भावनात्मक जुड़ा हुआ लोगों का एक साथ, तथा प्रकृति के प्रतीक हैं, है ना। वो सब क्या है, जो आदिवासी लोग हैं वही प्रकृति को पूजते हैं, एक दूसरे की कदर करते हैं, भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, यही चीज़ है। तो इस जो ये वैश्वीकरण है इसकी चकाचौंध में ये देवताएं हैं, ये जो प्रकृति के जंगल है वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो रहे हैं, उनकी उपेक्षा की जा रही है। इसीलिए
असल में देवताओं को आदिवासी संस्कृति के खत्म होते मूल्यों का प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। अगले वाला प्रश्न है, ग्लोबल गांव शब्द की किस स्थिति को दर्शाता है? तो ग्लोबल गांव का अर्थ है पूरी दुनिया एक गांव बन गया है। तो कैसे दिखाया गया कि भाई आज अपन सारे दुनिया से जुड़े हुए हैं, अपन भी इंटरनेट के माध्यम से हर देशों की संस्कृति, सभ्यता, खान पान को अपन जानते हैं। तो वही दिखाया गया है। ग्लोबल गांव का अर्थ भी यही होता है कि सारा दुनिया वो क्या बन गई है, एक गाँव के रूप में ही हो गई है, जहाँ तकनीक, बाजार व पूंजीवाद हर कोने तक पहुँच गई है। तो जिससे क्या हुआ, तकनीक हो गया, बाजार और पूंजीवाद या पैसे का महत्व वो हर कोने तक पहुँच गया है। इस कहानी में यही बताता है कि कैसे ग्लोबल मॉडल स्थानीय संस्कृति, आत्मनिर्भरता और पर्यावरण को नष्ट कर रहा है। तो इसमें यही बताया गया है कि जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, इससे जो हमारी संस्कृति है, आत्मनिर्भरता एक दूसरे के ऊपर, और जो पर्यावरण है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, नष्ट होता जा रहा है। 4 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़े। कहानी में आदिवासी समाज की समस्याएं किस रूप में चित्रित की गई हैं? तो एक कहानी में जो आदिवासी समाज है, उनके ज़मीनों को क्या कर लिया जाता है, उनको ज़मीनों को हरण कर लिया जाता है, छीन लिया जाता है। देवी देवताएं और पूजा स्थलों का विनाश कर लिया जाता है। पूजा स्थलों को विनाश कर लिया जाता है, उनकी सांस्कृतिक मूल्यों का ह्रास होता है। तो और क्या क्या देखने को मिलता है, साथ ही साथ उनके जो सांस्कृतिक मूल्य हैं उनको भी नष्ट कर दिया जाता है। वे आधुनिक विकास के नाम पर उजड़ते हैं और उन्हें कोई भी लाभ नहीं होता है। तो क्या होता है, उनके जो प्राकृतिक जंगल हैं, उनकी जो सभ्यता है, संस्कृति है, उनको विकास के नाम पर क्या कर दिया जाता है, उजाड़ दिया जाता है। और वास्तविकता यही होती है कि उन लोगों को ये दिखाया जाता है कि आपका बहुत ज़्यादा इस सब चीज़ों से विकास होगा, लेकिन इससे कोई भी विकास नहीं होता, बल्कि उनका क्या हो जाता है, उन्हीं को नुकसान पहुँचता है इन सब चीज़ों से। अगले वाला प्रश्न है, ग्लोबल गाँव के देवता का लेखनीय दृष्टिकोण क्या है? तो लेखक रणेंद्र ने दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से जन पक्षाधार व आलोचनात्मक है। तो रणेंद्र ने क्या दिखाया है, लेखक रणेंद्र ने, कि जो जनाधार मतलब जन का जो महत्व है और आलोचनात्मक पक्ष को दिखाने का प्रयास किया है। वे आधुनिकता और बाजारवाद की अंधी दौड़ को चुनौती देते हैं। वो जो आज के समय जो आधुनिकता के नाम पर जो गाँव को उजाड़ा जा रहा है, संस्कृति को ख़त्म किया जा रहा है, उसको चुनौती देने का प्रयास करते हैं और आदिवासी समाज के अधिकार, संस्कृति और पहचान की रक्षा की पैरवी करते हैं। तो वो इस माध्यम से क्या करते हैं, जो आधुनिक समाज है, उनके अधिकार हो गए, उनकी संस्कृति हो गई और पहचान हो गई, उसकी क्या करते हैं, वो पैरवी करते हैं, उनको उनकी रक्षा करने का प्रयास करते हैं। उनकी भावनाओं को अपने लेखन के माध्यम से इन्होंने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। यही दृष्टिकोण उनका सामाजिक न्याय की ओर झुका हुआ है। तो इस माध्यम से वो क्या बताते हैं कि किस तरीके से सामाजिक न्याय कार्य करता है। अगले वाला प्रश्न, ग्लोबल गांव के देवता कहानी के मुख्य विषय क्या है? पहला है तकनीक, ये कहानी मतलब आपको ग्लोबल गांव के देवताओं की जो मुख्य कहानी है, ये किसके आधार पर है? आदिवासी संस्कृति और वैश्वीकरण के प्रभाव के ऊपर है। तो इसका सही आंसर क्या, मतलब इसको आपको आएगा तो आपको क्या करना है, आदिवासी संस्कृति और वैश्वीकरण के प्रभाव पर आपका मुख्य विषय है इसका। तो देवता किसके प्रतीक है? कहानी में आदिवासी परंपराएं और सांस्कृतिक मूल्यों के रूप में देवताओं को दिखाया गया है। और जो देवता का ग्लोबल गांव शब्द में किस संदर्भ में प्रयोग किया जाता है? तो किस में किया जाता है? वैश्विक बाजार और ग्रामीण क्षेत्रों के विस्तार के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आपके बड़े वाले प्रश्न आए या छोटे वाले प्रश्न आए, इनमें भी 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं, वो मैंने दोनों टाइप के प्रश्न आपको करवा दिया है। अब आपको वीडियो अगर पूरा देखा अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को जरूर से शेयर करें।